नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र दुबे। इससे पहले कि आज के मुद्दे की बात करें, हमारे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। आज बात करते हैं NCERT द्वारा जो पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है और बदलाव जो किए गए हैं उस पर कई विवाद भी हो गए हैं कि NCERT ने जो बदलाव किए उसमें इतिहास को मिटाने की कोशिश की गई है। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं। NCERT एक संस्था है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसको भारत सरकार द्वारा 1961 में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य था कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना। NCERT का काम है कि भारत सरकार हो या राज्य सरकारें हों, उनमें जो पाठ्यक्रम चल रहा है उनको समय समय पर सलाह देना और उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयास करना, ये NCERT का काम है। NCERT ने भी 2023 और 2024 के लिए नई किताबें जो ऑनलाइन और ऑफलाइन जारी हुई हैं उसमें कई जगह पाठ्यक्रम में बदलाव किया, कई अंशों को हटा दिया गया और अंशों को हटाने के बाद उस पर विवाद गहरा गया है। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि इतिहास को मिटाने की एक साजिश है और सरकार के इशारे पर यह सारा काम हो रहा है। 2007 में एक कमेटी बनी थी जिसमें योगेंद्र यादव और सुभाष पसलीकर जिसके सदस्य थे, उन्होंने हालांकि 2011 में उससे इस्तीफा दे दिया था। पॉलिटिकल साइंस के लिए उनका यह था कि उसमें सुधार करने के लिए उनको किया गया था। लेकिन जो अभी बदलाव हुए हैं, NCERT के जो निदेशक हैं वर्तमान, उनसे जब पूछा गया कि आपने जो ये बदलाव किए हैं इसमें बहुत सारे भाग हटा दिए। इसमें आपने 2002 के जो दंगे हुए गुजरात में वो अंश हटा दिया। इसमें जो अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के, जो अभी प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनको सलाह दी थी गुजरात दंगों पर कि आप राजधर्म का पालन करें। उस राजधर्म वाली नसीहत जो उसमें लिखी हुई थी उसको भी हटा दिया गया। एक पैरा और बता दें आपको कि उसमें क्या हटा दिया गया। जैसे उसमें लिखा था कि गांधी उन लोगों के द्वारा विशेष रूप से नापसंद थे जो चाहते थे कि हिंदू बदला लें या जो चाहते थे कि भारत हिंदुओं के लिए एक देश बने, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान मुस्लिमों के लिए बना था। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उनके दृढ़ प्रयास ने हिंदू चरमपंथियों को इतना उकसा दिया कि उन्होंने गांधी जी की हत्या के लिए कई बार प्रयास किया। ये भाग भी उससे हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? आप इतिहास से क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं? जो चीज़ें हैं इतिहास में अगर आप उनको हटा देंगे, हालांकि लोगों का कहना ये भी है और कुछ शिक्षाविदों का भी कहना है कि इसमें ज़्यादातर मुगल शासकों के बारे में पढ़ाया गया, इसमें वो जानकारी दी, उनका ज़्यादा महिमा मंडन किया गया, इसमें हमारे जो महान लोग थे उनके बारे में कुछ कम पढ़ाया गया। लेकिन हम कह रहे जरूर उनका भी इतिहास होना चाहिए जिन वीरों ने अपनी वीरता से उन मुगल शासकों को परास्त किया हो या जो भी आतताई हों, आक्रमणकारी आए हों, उनको परास्त किया हो, उनकी गाथा जरूर लिखी जानी चाहिए। लेकिन अगर आप जो आतताई आए या मुगल शासक भी आए, मुगल शासकों ने जिन्होंने राज्य किया, आप इतिहास को तभी बता सकते हैं जब उसका पूरे तथ्य सामने हो, चाहे वो क्रूर शासक रहा हो या कोई ठीक शासक रहा हो। उसकी क्रूरता के बारे में तो हम तभी जानेंगे जब उसका पता हो कि उसने क्या क्या किया, उसने राज्य कैसे चलाया, उसने अपनी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार किया। ये जब सब चीज़ें आएंगी तभी जाकर के वो इतिहास पूर्ण होगा और उन्होंने जो गलतियां की या उन्होंने जो अपराध किए उनसे हम क्या सबक लें, उनसे क्या सीखें, राज्य को कैसे चलाया जाए, अच्छी चीज़ उसको सीखने की ज़रूरत है। और जो खराब चीज़ें थी, जो गलतियाँ थी, उनको कैसे हम आगे उसमें ख़त्म करें। इसमें एक गॉडसे के बारे में भी लिखा था कि पुणे के ब्राह्मण थे, एक चरमपंथी हिंदू अखबार के संपादक थे जिसने गांधी जी को मुस्लिमों के तुष्टीकरण वाला बताया। ये भी जो लाइन थी वो उस पाठ्यक्रम से हटा दी गई हैं। यही आरोप विपक्ष का भी हो रहा है कि विपक्ष कह रहा है कि जो चुनिंदा चीज़ें थी, जो लगता था कि सरकार जिससे असहज हो रही है, जो उनके लिए ठीक नहीं लग रही थी, उन चीज़ों को उन्होंने पाठ्यक्रम से हटाने का प्रयास किया। कांग्रेस ने एक ट्वीट किया इस पर। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस को बैन किया गया था, यही सच है। आगे कहा कि यह सच किताब से
हटवाने से मिटेगा नहीं। एक सत्य और भी है कि आपके दिल में गॉडसे हैं, लेकिन देश दुनिया में जहाँ भी आप जाएंगे गांधी को नमन करना पड़ेगा। यही गांधी की ताकत है और यही कायरता है गॉडसे भक्तों की। ये कांग्रेस ने ट्वीट किया है। इसमें बात वही हो रही है कि जैसे 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए थे वो चैप्टर हटा दिया गया, उसमें जो लिखा था उसको हटा दिया गया, लेकिन 1984 में जो दंगे हुए थे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, जो 84 के दंगे हुए उसको यथावत ऐसे ही रखा गया। तो आप क्या हटाना चाहते हो और क्या बताना चाहते हैं? इससे लगता है जब सकलानी जी जो अभी निदेशक है उनसे पूछा गया था तो बार बार यही कह रहे थे ये तो एक्सपर्ट कमेटी का निर्णय है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। एक्सपर्ट कमेटी ने जो भी सुझाव दिए, एक्सपर्ट कमेटी ने कहा कि ये भाग हटने चाहिए, उन अंशों को हमने हटा दिया है, इसमें विवाद की कोई बात नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि एक्सपर्ट कमेटी है कौन कौन लोग हैं इसमें, कौन सदस्य हैं, तो उन्होंने बताने से इनकार कर दिया। ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक्सपर्ट कमेटी के लोगों का नाम न बताया जाए? ये कौन सी गुप्त बात है? जब आप अच्छा कर रहे हैं, शिक्षा की गुणवत्ता को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और दूसरा उनका ये भी कहना था कि हम चाहते हैं कि जो अभी छात्रों पर बोझ है, अनावश्यक बोझ है, उसको हटाना चाहते हैं। तो अनावश्यक बोझ जो था तो आप 1984 का दंगा तो पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन 2002 के जो दंगे हुए उसे क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं? तो एक तरफा जो विचारधारा है वो नहीं होना चाहिए था। एनसीईआरटी का काम है कि जो छात्रों के लिए अभी समावेशी हो, जो छात्रों के लिए ऐसा हो कि जिसको पढ़ने से उनकी बौद्धिक स्तर बढ़े, उन्हें हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। पता ये भी होना चाहिए कि स्मारक, हालांकि जो चीज़ें हटाई ये भी गई कि अब बच्चे ये नहीं पढ़ सकेंगे कि ताजमहल किसने बनवाया। अब बच्चे ये भी नहीं पढ़ सकेंगे कि लाल किला किसने बनवाया। ताजमहल हुआ है जिसे हम दुनिया के 7 अजूबों में मानते हैं, लेकिन ताजमहल को उस पाठ्यक्रम से हटा दिया जाएगा तो आने वाली पीढ़ी कैसे जानेगी? आने वाली पीढ़ी को ये पूरा अधिकार है कि वो अपने इतिहास को जाने और ये भी जाने कि भारत में किस किसने शासन किया, किसका शासन कैसा रहा, कौन कौन से आक्रमणकारी आए, उन्होंने भारत को कैसे लूटा। जब उनका पाठ्यक्रम हटाया जाएगा तो पता कैसे चलेगा? लेकिन जब आप एक अंश को रखेंगे, दूसरे अंश को इतिहास का रखेंगे, तो ये भी जरूरी है कि जो हटाया गया है वो भी उससे जुड़ा रहेगा। वो कैसे हट जाएगा? वो भी तो उसके पीछे है, उसके हटाने से नहीं हटता है। मुगलों की जैसे नीतियाँ थीं, उनकी वंशावली 16वीं 17वीं शताब्दी की, उसको हटा दिया गया है। बाबर से लेकर के जिसमें औरंगजेब तक की पूरी कहानी थी। अगर उनका हम कार्यकाल देखें तो बाबर जो उज्बेकिस्तान से आया था उसका जो कार्यकाल रहा भारत में 1526 से 1530 तक रहा। इसके बाद हुमायूं आया, हुमायूं का जन्म हुआ अफगानिस्तान में, वो 1530 से 1540 तक यहाँ रहा। इसके बाद अकबर आए, अकबर का जो जन्म हुआ वो सिंध में हुआ जो अब पाकिस्तान में है। 1555 से लेकर के 1556 तक का इनका कार्यकाल रहा। इसके बाद जहांगीर आए, जहांगीर का 1556 से लेकर के 1605 तक का रहा और जहांगीर का जन्म भारत में हुआ। शाहजहां का कार्यकाल हुआ जिनका जन्म लाहौर पाकिस्तान जो वर्तमान में है वहाँ पर हुआ था। 1627 से लेकर के 1658 तक का उनका कार्यकाल रहा। इसके बाद औरंगजेब जिसका जन्म भी भारत में हुआ, 1658 से लेकर के 1707 तक उसने शासन किया। इसके बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय जिनका जन्म भारत में ही हुआ, 1837 से लेकर के 1857 तक उनका कार्यकाल रहा। और हम लोग जानते भी हैं कि उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई भी लड़ी। तो पूरा जो कार्यकाल है उनको पता होना चाहिए आने वाले छात्रों को कि कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए। हाँ, ये जरूरी है कि जैसे लोग आरोप लगा रहे हैं कि पहले लोगों का महिमा मंडन किया गया, जो मुगल कालीन शासक थे और जो हमारे भारत के लोग थे, भारत के राजा थे जिन्होंने पूरी वीरता के साथ युद्ध लड़ा, उनका उस तरीके से इतिहास नहीं दिखाया गया। उनका भी इतिहास दिखाना चाहिए। जब तक दोनों पक्ष नहीं दिखाए जाएंगे तब तक इतिहास जो है बैलेंस नहीं होगा। लेकिन एक पक्ष को हटा देना और एक को जोड़ देना, चाहे वो क्रूरतम शासन रहा हो या जैसा भी शासन रहा हो, इतिहास तो इतिहास है। और इतिहास से हम सभी सीख लेते हैं कि इतिहास से हमसे क्या गलतियां हुई। जो ऐसे आक्रमणकारी हमारे भारत पर आक्रमण करने आ गए और उन्होंने इतना लंबा शासन किया और उन्होंने शासन कैसे चलाया, उन्होंने कौन सी उसमें गलतियां की या कौन सा उन्होंने ठीक सा काम किया था, तो ये चीज़ें भी पढ़ने की ज़रूरत है। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा कि इतिहास को बदलने की कोशिश हो रही है।
सच को झूठ और झूठ को सच बनाया जा रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना की हैं, उन्होंने कहा कि यूपी ने जैसे इसको लागू कर दिया है, यूपी ने इसको सबसे पहले लागू कर दिया है कि यूपी अपना इतिहास और जीव विज्ञान का अलग संस्करण तैयार कर रहा है। उन्होंने तंज करते हुए कहा, कपिल सिब्बल ने कहा कि आधुनिक जो इतिहास है उसको 2014 से ही माना जाए, क्योंकि इसके पहले कोई इतिहास नहीं था। जो भी इतिहास बना वो 2014 के बाद, मोदी सरकार आने के बाद बना। सीताराम येचुरी ने इसे सांप्रदायिक बताया कि ये सांप्रदायिकरण किया जा रहा है, कि एक खास चीज़ों को हटाया जा रहा है जो इनके मर्मापिक नहीं, उनको हटाया जा रहा है। दिनेश सकलानी एनसीईआरटी के निदेशक हैं वर्तमान में, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कोई नहीं है, ये झूठ बात है कि ज़्यादा कुछ नहीं हटाएगा, थोड़ा बहुत हटाएगा। जो हटाया गया वो कमेटी की राय के आधार पर हटाया गया। पिछले वर्ष रेशनलाइजेशन प्रोसेस के तहत, क्योंकि कोरोना के कारण हर जगह छात्रों पर बहुत दबाव था, तो एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश पर अध्याय हटा दिए गए। किसी ने कहा कि आरएसएस का तो कोई कॉलेज स्तर का भी अभी तक इतिहासकार नहीं रहा, ना उनका कोई साहित्यकार रहा, ना कोई कभी उनका ऐसा पैदा हुआ जो उस लेवल पर तो अपना इतिहास अगर लिखते तो वो भी उसमें समाहित होता, इतिहास होता, उसे प्रतिस्थापित करते। अब कोई क्या करे कि और कोई स्थापित नहीं हुआ, गांधी जी स्थापित हुए, उनको नेल्सन मंडेला जी भी उनका अपना गुरु मानते थे। और लोग थे जो उनसे प्रभावित थे, उनको अपना गुरु मानते थे। गांधी जी की जब हत्या हो गई नाथूराम गोडसे द्वारा, तो 11 सितंबर 1948 को वल्लभ भाई पटेल जो भारत के गृह मंत्री रहे, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी गोलवलकर जी को। उन्होंने कहा कि जिस नफरत का आपने विष फैलाया उसने गांधी की हत्या की। यहाँ तक कि भगत सिंह, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल से लेकर के कई जो महान हमारे नेता हुए, महान हमारे नायक हुए, जिनका देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान था, उन्होंने भी आरएसएस के खिलाफ अपने बयान दिए और उन चीज़ों को, उन अंशों को वहाँ से पूरी तरीके से हटा दिया गया। 1977 में जब संघ और आरएसएस का विलय हुआ, एक जनसंघ की सरकार जब 1977 में आई, तब भी इन्होंने कहा था कि एनसीईआरटी की जो किताबें उनको हटा दिया जाए। इन्होंने सिफारिश की। उस पर क्या हुआ, पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ। पूरे देश में जब प्रोटेस्ट हुआ, यहाँ तक कि एनसीईआरटी ने भी प्रोटेस्ट किया और उसके प्रोटेस्ट के बाद इनको अपना फैसला वापस लेना पड़ा। इसके बाद इन्होंने प्रयास किया, जब 1999 से लेकर के 2004 के बीच सरकार बनी, तब इन्होंने फिर उसको प्रयास किया और उस पर भी बहुत प्रोटेस्ट हुए। अब प्रोटेस्ट होने के बाद भी इन्होंने कई जगह 42 सेक्शन को हटाने की इन्होंने सिफारिश की और प्रोटेस्ट होने के बाद भी इन्होंने उसमें कुछ उसको लागू भी किया। तो ये देश का जो इतिहास है, इतिहास से लोग तभी सीखेंगे। नए पाठ्यक्रम में जो थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 में हुए बदलाव, द मुगल कोर्ट्स, इसको हटा दिया गया है। इसी तरह सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, संस्कृतियों का टकराव, औद्योगिक क्रांति जैसी चीज़ें भी हटा दी गई हैं। 12वीं की किताबों से अकबरनामा, बादशाहनामा, ये सब हटा दिए गए। मुगल शासकों और उनके साम्राज्य, उस पाठ्यक्रम को भी हटा दिया गया। आदर्श राज्य, राजधानियाँ और दरबार, उपाधियों और उपहारों, शाही परिवार, शाही नौकरशाही, मुगल अभिजात वर्ग, साम्राज्य और सीमाओं के बारे में भी अब पढ़ने को नहीं मिलेगा। इतिहासकार और एएमयू की प्रोफेसर हैं इरफान हबीब, उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी से मुगल दरबार का इतिहास हटाने पर अब विद्यार्थियों को कौन बताएगा कि ताजमहल किसने बनवाया था, जो कि विश्व के 7 अजूबों में एक है। उसका इतिहास जरूर रहना चाहिए था। नए पाठ्यक्रम से बच्चों पे कितना बोझ कम होता है। नए पाठ्यक्रम से या इतिहास को कुछ अंश हटाने से इतिहास कितना बदलेगा और रहेगा या मिटेगा। इतिहास तो जहाँ दर्ज हो जाता है वो तो हमेशा रहता है। जब आप एक तरफ की चीज़ बताएंगे तो दूसरी चीज़ का जिक्र आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप अच्छी चीज़ का पक्ष करेंगे, अच्छी चीज़ भी दिखाएंगे, तो उसमें जो बुरा पक्ष होगा वो भी आपको दर्शाना पड़ेगा। तो इतिहास की जो
पाठ्यक्रम में जो बदलाव हुए हैं उन बदलावों से कितना परिवर्तन आएगा, बच्चों को क्या इससे शैक्षणिक उनकी जो गुणवत्ता है पाठ्यक्रम की वो बढ़ेगी, या बच्चों को जो इतिहास समझने और जानने की उत्कंठा है या जो इतिहास पढ़ेंगे वो आधा अधूरा होगा, या इस पर अभी और कितना घमासान मचेगा, या इस पर और कितने प्रश्न उठेंगे। सरकार ने अपना फैसला लागू कर दिया, एनसीईआरटी ने अपना फैसला लागू कर दिया है और लोग कहते हैं सरकार के इशारे पे सब किया गया है। अब फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।